स्टूडेंट्स, तो अब हम जो आज बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक तुम पूरी कंप्लीट समझ चुके हो, मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं और आज मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया से और भी कराऊंगा। उन क्वेश्चंस में एक खास बात ये होगी कि तुम्हें जैसे होता है ना, कुछ लोगों को डर लगता है बहुत ज्यादा कि आईआईटी क्वेश्चन है, या आईआईटी के बाद उन्हें जैसे ओलंपियाड ओलंपियाड के नाम से वो बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाते हैं। एकदम उन्हें ऐसा लगता है यार ओलंपियाड क्वेश्चन तो हम लोगों के बस का है ही नहीं बिल्कुल। तो आज तुम्हें मैं एक एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन भी तुम्हें करके बताऊंगा और तुम्हें मैं एग्जैक्टली जो ओलंपियाड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन ओलंपियाड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मैं तुम्हें उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। और तुम्हें सिर्फ इस बात को एहसास दिलाने के लिए कि वो क्वेश्चन कितने कठिन है या जो है कितने परसेंट उसमें क्वेश्चंस तुम कर पाते हो, इस बात को तुम अपना जो है सेल्फ इसमें विजुअलाइज करिएगा और देखिएगा हमारे साथ कि कैसे क्वेश्चन वो होते हैं फिलहाल। ठीक है, तो आइए हम तुम्हें भी कराएंगे, आज इसी क्लास में कराएंगे कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चन। लेकिन अभी पहले जो है एक और क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तुम्हें पहले केस में बताया था जैसे कि डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, है ना, और इनेंशियोमर क्या होता है, साथ ही साथ में आइडेंटिकल क्या होता है। ये सब चीजें मैं पिछले क्लासेस में तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं काफी पहले। और उसमें एक टर्मिनोलॉजी का वर्ड छूट गया था, दैट इज द मीसो। मीसो क्या होता है ये छूट गया था। तो ये सारी चीजें हालांकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही डिटेल में आएंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन वहां पर भी बनते हैं, इसलिए हमें वहां पर भी कराना पड़ता है। तो हमने तुमसे तब भी कहा था कि हम पहले तुमको इनको सिखा देंगे और फिर आप उसके बाद इनको कर लीजिएगा। वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो जो मेन तो ये टॉपिक है वो तुम्हारे उसी के टॉपिक हैं, किसके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। तो आइए आते हैं जो है हम मीसो क्या होता है इसको देखते हैं। तो मैं अभी फिलहाल जो है मीसो को बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पहले लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मीसो फॉर्म हम बताएंगे तुमको। ओके, चलिए, तो आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ मीसो। मीसो है ना, आगे देखो मीसो, तो मीसो और फिर क्या है, CH3CHD, CH3CHD। ओके, और फिर इसके बाद CHD और सिंगल बॉन्ड CH3। ये, तो ये तुम्हारा कोई कंपाउंड है और इसका जो है तुम्हें बताना है, एक तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है तुमको, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन तुम्हें इस मीसो का बताना है। ओके, तो मोस्ट स्टेबल भी होना चाहिए, मीसो भी होना चाहिए और साथ ही साथ कंफर्मेशन भी होना चाहिए, दैट मीन्स कि न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म पे। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो फिर से समझ लें, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं जो मिरर इमेज नहीं होते हैं, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, और आइडेंटिकल क्या होते हैं या तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो या तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, या फिर वो सिंपली घुमा करके बन जाए। अगर कन्वर्ट हो जाए एक दूसरे में तो इसका मतलब है वो हो जाते हैं तुम्हारे क्या, आइडेंटिकल। इसी सीक्वेंस में तुम्हारा एक क्वेश्चन, एक जो वर्ड आता है दैट इज द मीसो। तो मीसो को रियल देखने का तरीका तो मैं तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही बताऊंगा। जैसे कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री या कायरल कार्बन एटम देखें, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो देखने का तरीका यहाँ नहीं, वो वहीं बताएंगे तुमको। लेकिन अभी एक और तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं मीसो देखने का, वो मीसो देखने का एक और तरीका तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि वो तरीका जो सीख लोगे उस तरीके की यहां जरूरत पड़ेगी, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो वो तरीका बहुत ही अच्छा है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोनों तरीके पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं वो यहीं पर खास वजह से यूज होता है। तो सबसे पहले जो है हम यहां पर देखें कि इसको बनाना है हमको मीसो। तो एक तो मोस्ट स्टेबल कहा है, तो मोस्ट स्टेबल जब तुम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे तो क्या करते हो उसमें, तुम
वांडरवाल रिपल्सन नहीं होना चाहिए, है ना, और जो है तुम्हारा टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यही चीजें हम बनाने की यहाँ भी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में मीसो कैसे होगा ये चीज हम देखेंगे। ओके, तो आइए बना लेते हैं पहले जरा। तो मैं एक फॉर्म बना रहा हूं यहाँ पर, एक सेकंड। तो जैसे मैं पहले इस कंपाउंड को एक बार और लिख लूं, CH3CHD, और ये रहा CHD, और ये रहा CH3। हम क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन के अराउंड में रोटेट करेंगे, इस कार्बन कार्बन के अराउंड, और जब बनाएंगे तो ये देखेंगे। तो ये हमने बनाया इसमें ऐसे, है ना, और यहां पर H लगा दिया, ये मिथाइल और ये D। मैंने ये बनाया कहां पर, किसी को भी फ्रंट मान लो, किसी को भी बैक, है ना। यू कैन एज्यूम एनी कार्बन एज द फ्रंट कार्बन एटम एंड बैक कार्बन एटम। सो HCH3D, सो HCH3D। और ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसका स्टैगर्ड बनाऊंगा, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम है, होना चाहिए, तो टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होना चाहिए। और यहां पर, अच्छा, इस कार्बन पर जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जिस सीक्वेंस में लगे हैं, अगर बैक वाले कार्बन पर भी वही तीनों ग्रुप उसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, मीसो है। फ्रंट कार्बन एटम का कन्फिग्रेशन, फ्रंट कार्बन एटम का कन्फिग्रेशन यानी फ्रंट कार्बन एटम का सीक्वेंस और बैक कार्बन एटम का सीक्वेंस सेम है। पहले मैं बना देता हूं तुमको। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर जो है बनाऊंगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं CH3, ओके, और ये लिख रहा हूं D, और ये रख रहा हूं H। तो पहले वाले फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट है ये बैक है, तो फ्रंट कार्बन पर हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम, कोई भी 3 ग्रुप को पढ़िए। ये बहुत ही मतलब अनऑफिशियल तरीका है, लेकिन एग्जैक्टली है बहुत बढ़िया तरीका। अभी हो सकता है तुम्हें उतना अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमें, वैसे तो तरीका क्या होता है, प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स निकालने पड़ते हैं, लेकिन वो हम नहीं निकालेंगे, उससे भी अच्छा तरीका है ये। ठीक है, तो अभी तुम सीख लो, मतलब यूं समझ लो, याद कर लो, फिर थोड़े क्लासेस के बाद तुम्हें वो सब चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। तुम क्या करोगे, कोई भी 3 ग्रुप ले लो, हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम, तुम ले लो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल, कोई भी ले लो। तो तुमने 3, कोई से भी ग्रुप, और किसी भी सीक्वेंस में बोलना है बोल लो। तो तुमने, मैंने बोला हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम, फ्रंट पे हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम कैसा है, क्लॉकवाइज। फ्रंट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम क्या है, क्लॉकवाइज है। बैक वाले कार्बन एटम पर भी अगर हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम का यही सीक्वेंस मिल जाए तुमको, तो समझ लेना कि वो कंपाउंड क्या है, मीसो। बैक वाले कार्बन एटम पर भी हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम कैसा सीक्वेंस मिला तुमको, क्लॉकवाइज। अगेन मिल गया ना क्लॉकवाइज, और जब तुम्हें क्लॉकवाइज मिल गया, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, मीसो है। मतलब अगर फ्रंट वाले में क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो बैक वाले में भी क्लॉकवाइज। अगर फ्रंट वाले में एंटी क्लॉक है, तो बैक वाले में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, बस। लेकिन ग्रुप्स जिस सीक्वेंस में बोल रहे हो, उसी सीक्वेंस में बोलोगे। हाइड्रोजन मिथाइल ड्यूटेरियम क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल सर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं करना है। यानी हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और मिथाइल। नहीं, चलो ऐसे बोल लो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, कोई भी 3 ग्रुप को हमने फिक्स कर लिया, हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम बोलना है, ड्यूटेरियम के बाद मिथाइल। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल कैसा हो गया ये तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। अब आते हैं बैक कार्बन एटम पर, अगर बैक पर भी यही मिल जाएगा, तो इसका मतलब है ये मीसो है। तो बैक पर आइए, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिथाइल, ये भी देखिए बैक वाले कार्बन पर भी क्या है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज। बोथ कन्फिग्रेशन आर सेम, है ना, बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज है दोनों, और जब एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, मीसो। बस यही कंपाउंड मीसो है। लेकिन मीसो के साथ साथ अब तुम्हें मोस्ट स्टेबल भी देखना है। तो मोस्ट स्टेबल कैसे, CH3 वांडरवाल रिपल्सन बिल्कुल नहीं है। ड्यूटेरियम देखिए अपोजिट पे चले गए, हाइड्रोजन अपोजिट पे चले गए, नो वांडरवाल रिपल्सन हियर विल ऑब्जर्व। और साइमल्टेनियसली हियर नो टॉर्सनल स्ट्रेन, तो मोस्ट स्टेबल भी है। नो टी स्ट्रेन, नो टी स्ट्रेन टॉर्सनल स्ट्रेन, नो वांडरवाल रिपल्सन, नो वांडरवाल रिपल्सन।
तो जब तुम्हारे पास ये नहीं है तो ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, और मीसो इंडिकेट कर रहा है कि जो फॉर्म तुमने कहा था उसको, ये मीसो रहा। ठीक है, मीसो जो है ये इनएक्टिव होते हैं कंपाउंड। तो क्या होते हैं मीसो? अभी तुम वर्ड्स को केवल ध्यान रखो, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हैं। तो बस एक क्लास के बाद यही आएंगे वर्ड, फिर काफी डिटेल में सारी चीजें आएंगी। तो फिलहाल मीसो अगर तुमसे कहा जाए तो अभी तक फिलहाल तुम ये मतलब जान के रखो कि दोनों कार्बन एटम पर अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कोई भी तीन ग्रुप का, कोई भी तीन ग्रुप का दोनों कार्बन एटम पर अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, देन दैट कंपाउंड इज द मीसो। ओके, तो आइए इस बात को मैं लिख देता हूं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर इफ बोथ कार्बन, if both carbon from front side, from front side, आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा ही कि ऐसा ना हो कि एक फ्रंट साइड से आप देख लें और एक बैक साइड से, ये नहीं करना है बस। तो इफ बोथ कार्बन फ्रॉम फ्रंट साइड हैव सेम ओरिएंटेशन, हैव सेम ओरिएंटेशन, हैव सेम ओरिएंटेशन, then compound is meso. अब बोथ कार्बन है फ्रॉम फ्रंट साइड सेम ओरिएंटेशन, मतलब फ्रंट कार्बन एटम का सेम ओरिएंटेशन, वही ओरिएंटेशन बैक कार्बन एटम का भी है, लेकिन यहां पर देखेंगे फ्रॉम फ्रंट साइड हैव, लेकिन ग्रुप कौन से? ये सीक्वेंस, कोई भी तीन ग्रुप पकड़ोगे सीक्वेंस में और उनके सभी के हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मिथाइल, तो इस तरीके से हमें बताना है, और इस तरीके कंपाउंड को क्या कहेंगे? मीसो। ओके, तो चलिए ठीक है, आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, या फिर वो ओलंपियाड वाले क्वेश्चन कराए? ओलंपियाड वाले भी हैं क्वेश्चन जो है, चलो ओलंपियाड वाले ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में। तो आइए, तो मैं तुम्हें आज ओलंपियाड वाले क्वेश्चन कराता हूँ, और इसमें आप बस, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आखिरकार कैसे होते हैं। तुम्हें जो लोगों को बहुत कठिन क्वेश्चन लगता है ओलंपियाड का, उतना कठिन नहीं होता है जितना तुम सोच रहे होते हो। ओके, नोट करिए इसको। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन पर आते हैं, और वो क्वेश्चन है ओलंपियाड, तो मैं लिख ही लेता हूँ ओलंपियाड क्वेश्चन जो है ICHO, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, ओलंपियाड। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि कंपाउंड दैट हैज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आया था। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन, कंपाउंड हैज, है ना, हाईएस्ट डाइप दैट कंपाउंड द हाईएस्ट हैज द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो इसमें तुम्हें जैसे दिया गया था सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, तो ये है सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। इसके बाद ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, तो ये हो जाता है तुम्हारा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इसके बाद है सिस 1 ब्रोमो, तीसरा है सिस 1, सॉरी 1 ब्रोमो, रुक जाओ ना, सिस 1 ब्रोमो, है ना,
तो ये हो जाएगा सिस 1 ब्रोमो और फिर इसके बाद 2 क्लोरो इथीन, 2 क्लोरो इथीन और डी जो है तुम्हें दिया गया है ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन, तो ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो इथीन। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सिस 1,2 डाई क्लोरो इथीन को बनाता हूं, तो ये रहा इथीन और 1,2 डाई क्लोरो, तो ये हाइड्रोजन और सिस फॉर्म में है तो ये Cl रहा और ये Cl रहा और ये हाइड्रोजन। अगर मैं दूसरा देखूंगा ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो इथीन, तो ट्रांस में ये आ जाएगा H, Cl और ये Cl और ये H। इसके बाद सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ओके, तो ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरो सिस में है तो 1 ब्रोमो हो गया और क्या हो गया 2 क्लोरो हो गया, देख लो। और फिर तुम्हारा ट्रांस भी ऐसे ही तुम्हें लेना है, तो ट्रांस लिया तुमने हाइड्रोजन और Br और यहां पर लिया Cl और ये हाइड्रोजन। अब तुमसे कहा गया इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो देख लो जरा डाइपोल मोमेंट। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तो छोड़ो, इनका तो वो तो सभी में सेम ही है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, बड़े ग्रुप्स को लेते हैं। कार्बन क्लोरीन ये रहा, कार्बन क्लोरीन ये रहा। यहां पर देखिए तुम समझ गए होगे इनका डाइपोल मोमेंट नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो फिलहाल हो जाएगा। इसका म्यू जो है क्या होगा, नॉन जीरो होगा। साथ ही साथ में इसको देखेंगे अगर हम, तो ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ओबियस सी बात है कि म्यू नॉन इक्वल, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन हाँ कितना होगा अभी हम कंपेयर करते हैं। और फिर ये रहा तुम्हारा इधर और ये रहा, बड़े मेन ग्रुप को दिखा दिया, तो इसमें भी जीरो तो नहीं होगा लेकिन ये है कि काफी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया होगा देख करके? इसको तो छोड़ ही दो, अब हाईएस्ट कहा है तो इनमें इनमें इनमें, तो अब आप जरा देख लो, मुझे तो लग रहा है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करेंगे। ये भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करेंगे लेकिन ये ज्यादा कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ कार्बन और क्लोरीन का मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी ज्यादा है ना, कार्बन और क्लोरीन का, तो उसमें तो कैंसिल आउट करेंगे, वो छोड़ दो। लेकिन इन दोनों में देखोगे तुम तो थोड़ा सा तुम समझ जाओगे, क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्या है, ये ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। इसको अगर तुम कंपेयर करना चाहो तो पहले इसको ले लो, फिर जो है इसको ले लो, फिर उसको ले लो और फिर ये तो जीरो ही हो गया। तो बस यही आंसर हो गया, करेक्ट ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे उसमें ओलंपियाड में, तो आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा था वो देखेंगे, तो मैं पहले हटा दूं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो मतलब आप ये देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं है कि जो है तुम्हें बहुत ज्यादा कोई कठिन लगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है ना, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं ओलंपियाड। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट अल्कोहल, है ना, तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन है। और पहले वाला जो क्वेश्चन आया था ना वो NSEC 2004 में क्वेश्चन आया था, और अब बता रहा हूं नेशनल टैलेंट्स जो है एग्जाम होता है जो NSEC 2006 में, ओके। तो हाउ मेनी डिफरेंट एल्कोहल, हाउ मेनी डिफरेंट एल्कोहल नॉट इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल नहीं बताने, तो खैर ऑप्टिकल अभी हम लोगों ने पढ़े भी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉट इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, आर पॉसिबल मतलब केवल ज्योमेट्रिकल को इंक्लूड करना है, आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10O। C4H10O ये बताना है तुमको। तो कितने डिफरेंट अल्कोहल बनेंगे? तो इसमें जो है ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख दें क्या? 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया 3, 4 और ये 5 और ये 6। ओके, 1 मिनट। तो आइए इसको, तो C4H10O को हम देखते हैं यहां पर। तो C4H10O हमने तुम्हें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताया है। सबसे पहले डबल बॉन्ड इसके बल्कि आइसोमर्स भी बताए हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहां पर कितना होगा? 0। इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक रिंग कुछ भी नहीं होगा। और अल्कोहल कहा है तो OH ग्रुप होगा। तो हमने एक शॉर्टकट बताया था, मैं उसी तरीके से फिर बता रहा हूं। नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कितनी जगह OH लगा सकते हो? यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, ये रिपीट होंगे, यहां लगा सकते हो, यहां, बस यही 4 कंपाउंड बनेंगे। अब 4 कंपाउंड इनको बना करके भी आप देख सकते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ये रहा OH। फिर इसके बाद कार्बन 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 कार्बन, ये रहा OH। अब इसके बाद इसमें आइए, कार्बन कार्बन कार्बन, ये रहा OH। और फिर इसके बाद कार्बन 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 और ये रहा OH इसमें। अब इन चारों में से तुम्हें बताना है कि जो है कि हाउ मेनी डिफरेंट अल्कोहल, कितने अल्कोहल में ऑप्टिकल कंसीडर नहीं करने हैं। तो यार 4 तो तुम्हारे ये बन गए। अब ये ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो तब से होंगे जब डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड तो है नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है नहीं, साइक्लिक रिंग है नहीं। तो फिर ये GI शो नहीं करेंगे, OI शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो पूछा नहीं, मना कर दिया गया है। तो फिर अब क्या बचा? 4 आंसर हो गया बस। तो 4 आंसर ये, तो ये लो 4 आंसर। बताइए इसमें कुछ ऐसी खास, बहुत बड़ी खास कठिन बात है ना? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, या पहले दूसरा क्वेश्चन करा दें? चलो दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। एक और क्वेश्चन है उसको, अब की बार मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, लिखने में, या चलो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिजल्ट बिकॉज द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स होती है, रिजल्ट्स बिकॉज द मॉलिक्यूल, बिकॉज द मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं यहां लाइन कर देता हूं ये इस तरीके से, इसे बिकॉज द मॉलिक्यूल। अब बिकॉज द मॉलिक्यूल में मैं ऑप्शन पढ़ के सुना दूं केवल, चलो छोटे ही है। रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिलहाल अभी तुम्हें हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है ये, है ना? और नहीं पढ़ा है और फिर भी कुछ जरूरत होती तो हम तुम्हें बताते जरूर। खैर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़ा भी नहीं है, और वैसे भी बता दूं तुमको कि ये चीजें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएंगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट से मतलब नहीं होता है। दूसरा, बी ऑप्शन, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बी ऑप्शन क्या है? हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में लिख दिया। सी ऑप्शन क्या है? हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं ना सेंटर है। ये दोनों, तीनों टर्म जो है ये किससे, किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है आगे, उससे रिलेटेड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो उसमें सब पढ़ेंगे। और फिर हो गया डी। तो डी में जब हम देखेंगे तो टू डिसिमिलर, अब देखना ध्यान से, हैज टू डिसिमिलर ग्रुप, डिसिमिलर मतलब अलग अलग ग्रुप, डिसिमिलर ग्रुप अटैच्ड टू बोथ एंड ऑफ द डबल बॉन्ड, है ना? तो हैज, मैं लिख दूं पहले, टू डिसिमिलर ग्रुप, डिसिमिलर, डिस, दो एस होती हैं, डिसिमिलर ग्रुप
टू डिसिमिलर ग्रुप है ना, अटैच्ड टू बोथ एंड्स ऑफ डबल बॉन्ड, अटैच्ड टू बोथ एंड्स ऑफ डीबी, डीबी मतलब डबल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझ रहे हो, वही क्वेश्चन है ये। जैसे कि तुम कहते हो कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। और यहां पर तो वही कहा है, हैज टू डिसिमिलर ग्रुप, डिसिमिलर ग्रुप होने चाहिए, अटैच्ड टू बोथ एंड, दोनों एंड पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। इस पर ये दोनों अलग होने चाहिए और इस पर ये दोनों अलग होने चाहिए, ये कहा गया है। तो तुम समझ गए होगे यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, या फिर जो है थोड़ा सा एक सेकंड रुकते हैं। नहीं यार, मन बहुत वो हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओलंपियाड के, और ओलंपियाड के क्वेश्चन को कैसे आप मतलब देखते हैं आप ये देखिए। कुछ लोग ओलंपियाड नाम से जो है बहुत ज्यादा घबराए हुए से रहते हैं, उन्हें डर सा लगता है कि यार बहुत कठिन क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने 3 क्वेश्चंस देखे, आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपियाड। Okay. Now question number 4. Which one of the following compound has, question number 4, which one of following, which one of following carbonyl, which one of following carbonyl compound have, a carbonyl compound have Z configuration, have Z configuration, have Z configuration about the carbon-carbon double bond. Okay. तो about the carbon-carbon double bond, about the carbon-carbon double bond। तो आइए इसमें क्वेश्चन जो है मैं लिख लेता हूं थोड़ा, एक सेकंड। तो अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब तुम्हें जो है एक कंपाउंड दिए जाएंगे और तुम्हें जेड कन्फिग्रेशन बताना है कि जेड कन्फिग्रेशन कैसे देखा जाएगा, ये बताना है तुमको। और यहाँ और इसके बाद दिस एंड it is triple bond, and this is double bond, and here this and this and this। पहला ऑप्शन ये हो गया। नाउ बी ऑप्शन जो तुम्हारा है, वो बी ऑप्शन क्या है वो देख लें जरा। दिस डबल बॉन्ड सी डबल ओ एम ई, और हियर CONH2। ओके। नाउ ये सेकंड ऑप्शन है। नाउ सी ऑप्शन जो है, दिस Br एंड Cl डबल बॉन्ड CH2OH, और ये रहेगा तुम्हारा CH3 का होल ट्वाइस। एंड डी ऑप्शन है जिसमें कि Br और Cl और डबल बॉन्ड CH2OH, this is the CH2OH and this is the CHO। ओके। तो यहाँ पर तुम्हें बताना है कि इसके बीच में जो है क्या, किस में जो है जेड कन्फिग्रेशन है, ये बताना है तुमको।
तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम जानते हो ईजेड निकालना है। ईजेड में क्या करते हैं, एक कार्बन एटम लेते हैं और उसमें प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तुम इन दोनों में अगर प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स देखोगे तो मेरी समझ से तुम समझ गए होगे। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और जब तुम इसको ओपन करोगे तो एक और कार्बन और दो कार्बन लगाओगे, इधर भी कार्बन इधर भी, और इधर भी कार्बन लगाओगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे ना। तो यहाँ पर तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के बाद तीन कार्बन मिलेंगे और यहाँ कार्बन के बाद भी तीन कार्बन है, लेकिन उसके बाद सारे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसका ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पर अगर हम इस वाले, ये तुम्हारा इस तरीके से हो गया, और इधर वाले कंपाउंड में अगर हम देखेंगे, सॉरी इस वाले कार्बन पर अगर हम देखेंगे तो इसका प्रायोरिटी या इसका प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, ये देखें। तो तुम यहाँ पर देखोगे, हमने तुमसे कहा था कि जब कोई हेट्रो एलिमेंट मौजूद है और अगर रिंग सिमेट्रिकल है तो जितनी रिंग छोटी होगी उस रिंग की, उस ग्रुप की प्रायोरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो जब उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो तुम यहाँ बड़े आराम से देख के बता सकते हो। और वैसे हमने तुम्हें तरीका भी बताया है कैसे काउंट करेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन जल्दी मिल गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ देर में मिला तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। या तो तुम ये वाला तरीका लगा लो जैसे मैंने तुमसे कहा, ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन, या फिर यहां से ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, या तो ऐसे तरीका लगा लो। नहीं तो जो मैंने तरीका बताया है कि अगर कोई हेट्रो एलिमेंट, अगर कोई हेट्रो एलिमेंट मौजूद है तो जितनी छोटी रिंग होगी उतना ही ज्यादा जो है क्या होगा उसका, उतना ही ज्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी। तो फिलहाल ये प्रायोरिटी इसमें किसका आ गया तुम्हारा, ये ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आइए इधर आते हैं। यहां पर भी तुम समझ रहे होगे, यहां पर एक कार्बन लगाओगे, यहां पर एक कार्बन लगाओगे, तो मुझे लगता है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर कार्बन के बाद दो कार्बन, यहां भी कार्बन के बाद दो कार्बन, उसके बाद यहां कार्बन फिर मिलेंगे, लेकिन यहां हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इसलिए जो है पहले इसका प्रायोरिटी हो गया। अगर हम इन दोनों में प्रायोरिटी देखेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ, भाई ये ऐसा है तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई, और ये क्या है तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ NH2। तो कुल मिला के इतना पार्ट कॉमन है। फिर यहां मिलेगा ऑक्सीजन जिसका कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और यहाँ नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, तो सी डबल ओ एम ई का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया तुम्हारा, जेड हो गया, है ना। जेड पूछा था तुमसे, बस यही आंसर हो गया। लेकिन हम लोग और भी वेरीफाई कर लेते हैं। Br और Cl के लिए Br का प्रायोरिटी ज्यादा है, और इन दोनों में किसके प्रायोरिटी ज्यादा है तो तुम देख लो, समझ गए होगे। कार्बन पहला एलिमेंट, यहां भी पहला एलिमेंट कार्बन, यहाँ और फिर कार्बन के बाद यहाँ कार्बन कार्बन और एक और हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन के बाद कार्बन और फिर दो हाइड्रोजन। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, तो ये ई हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं Br और Cl पे। तो देखिए Br और Cl में, तो Br और Cl में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, Br की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर हम इसको देखेंगे CH2OH और CHO में, तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन मैं देखो यहाँ फिर से एक ओपन कर देता हूँ, काफी ग्रुप हो गए। ये रहा CHO, तुम इसको क्या समझोगे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, और ये रहा तुम्हारा यहाँ ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन। अब यहाँ पहला एलिमेंट कार्बन है, देखना यहाँ, यहाँ पर पहला एलिमेंट कार्बन है और सेकंड एलिमेंट क्या है तुम्हारा, सेकंड एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, पहला एलिमेंट कार्बन है लेकिन दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ गए बात को, इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई। तो ये ई कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस तरीके से ये भी तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है NSEC, NSEC 2007, NSEC 2007। इसके पहले जो बताया था वो 2006 में आया था, और इसके भी पहले जो बताया था वो 2004 में आया था। ओके, आइए अगला देखिए, मैं सारे क्वेश्चन तुमको कराता हूं इसके, जिससे कि तुम्हें ये आइडिया लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराऊं, लेकिन वो ओलंपियाड का आया हुआ नहीं है, चलो वो भी करा देंगे, ठीक है। ओके, तो बस तुम ये देखिए केवल कि क्वेश्चन कहाँ और कैसा लेवल होता है। जितना हम साइकोलॉजी कई बार बनाए होते हैं,
उतना क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, लेकिन हमें वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने मन में बना लिए होते हैं कठिन होए, और साथ ही साथ में हमें उसका जो है केयरिंग भी सही से नहीं मिला। केयरिंग मतलब कि जो है हमको सही से किसी ने नहीं बताया, तो फिर जो है हम उसको जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये चीज होता है। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, मैं 3 कंपाउंड पहले लिखूंगा और फिर पूछा गया था नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द अबव कंपाउंड। तो ये बहुत आसान है, लेकिन हमें तो बात ये है, देखो क्वेश्चन तो आसान ही है, लेकिन हम तो ओलंपियाड का बताना चाहते, सारे कराना चाहते, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है तुम लोगों के लिए भी। तो जैसे मैं 5वां क्वेश्चन लिखूंगा, तो ये मैं पहले, इन्होंने 3 कंपाउंड लिखे हैं, तो मैं पहले वो कंपाउंड लिख दूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। दूसरा होगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, और थर्ड होगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तुमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो मैं पहले लिख देता हूं द नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल GI, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द अबव कंपाउंड, for the above compound respectively, for the above compound respectively are। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए, मतलब वो दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शन क्या जरूरी है तुम्हें बताना है ना। आप तो सिर्फ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखिए। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ज्योमेट्रिकल यूनिट देखनी होती है जिसके अराउंड में वो GI शो करेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या ये GI यूनिट है, तुमने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। क्या ये ज्योमेट्रिकल यूनिट है? नहीं है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल GI कितना हो गया तुम्हारा? 0। अगर हम सेकंड वाले में देखेंगे तो इसका जो है, इसमें क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं है यूनिट। हाँ, ये यूनिट जरूर है, तो ये यूनिट है तो ये लो। तो इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 1, दैट इज द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, नो प्रॉब्लम। थर्ड वाले में अगर हम आते हैं, तो थर्ड वाले में ये देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और तुम्हें ये बात भी पता होगी कि कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला तुम्हें याद है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 एंड p बराबर n/2। तो p बराबर हो गया 1, तो 2 की पावर 2-1, 2 यूनिट है ना इसलिए, और 2 की पावर जो है 1-1 0, एंड टोटल हो गया 3। तो 3 आइसोमर्स यहां पर हो गए तुम्हारे इसके। तो जो आंसर करेक्ट, जो आंसर हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया आंसर करेक्ट? तो आंसर जो हो गया तुम्हारा, ये आंसर है 0, और फिर ये तुम्हारा 2, और फिर तुम्हारा 0, 2 और 3। बस यही ऑप्शन है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ था ए, नहीं, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ था 0, 2, 3। बस यही आंसर है। तो ये भी तुम्हारा ओलंपियाड का क्वेश्चन है, और ये है तुम्हारा NSEC 2010, NSEC 2010। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस तरीके से इसको भी बता सकते हो। आइए इसके बाद आते हैं कि इनके बाद इन्होंने कहा है कि अमंग द
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैं अभी नहीं कराऊंगा तुमको क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। एक्चुअली में उन्होंने कायरल पूछा है, तो कायरल वगैरह जो चीजें हैं वो सभी के सभी प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेट करता है, इसलिए उस चीज को हम तब बाद में ही बताएंगे। तो ये अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं, इन्होंने कहा है कि गिव आईयूपीएसी नेम विद स्टीरियो केमिकल डेस्क्रिप्टर, मतलब स्टीरियो केमिकल डेस्क्रिप्टर भी बताना है तुमको और आईयूपीएसी नेमिंग भी बतानी है तुमको। ठीक है, तो ये देख लो तुम। तो यहां पर तुम जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी बताना है तुमको। तो आइए देखिए तुमको बताते हैं कैसे जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताना है तुमको। वन से मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जो है, तो आइए देखते हैं इसको क्वेश्चंस को। तो मैं इसको क्या करूं, हटा दूं इसको, या एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। गिव द आईयूपीएसी नेम, है ना। तो गिव, अब इसमें क्या किया गया है, आईयूपीएसी नेम पूछा गया है और साथ ही साथ में स्टीरियो केमिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताना है कि ई है कि जेड है, तो उसे भी इंडिकेट करना है और कोई नई बात नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। गिव द आईयूपीएसी नेम, गिव द आईयूपीएसी नेम, है ना, आईयूपीएसी नेम विद स्टीरियो केमिकल descriptor, with stereochemical, with stereochemical descriptor, with stereochemical descriptor EZ, है ना, EZ, this, for each of the following compound, for each of, for each of following compound, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो मैं कंपाउंड, दो इन्होंने कंपाउंड दिए हैं, पहले मैं एक लिख देता हूं। तो H सिंगल बॉन्ड C, और ये रहा डबल बॉन्ड C और H, और इधर आ जाओ CHO, तो CHO, और इस साइड में हो जाएगा CH2CH, तो CH2CH एंड CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। तो ये तुमको बताना है। तो आइए इसमें जो है हमें क्या लिखना है, तो पहले तुम एक काम करो कि पहले इस ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ई है या जेड है, पहले ये बताइएगा। ओके, तो ई है कि जेड है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये रहा, इन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है ना, इसका। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, जेड। तो ये तो बहुत आसान, बहुत तो आसानी क्वेश्चन था। लेकिन अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। तो जरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नंबर के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, करो। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आइए मैं इसको ओपन कर देता हूं तुमको। तो एच सी डबल बॉन्ड सी, हालांकि उसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये रहा सी एच ओ, सी एच ओ, और फिर ये हो गया सी एच टू सी एच, और ये रहा सी एच थ्री, और ये रहा सी एच थ्री। ओके, अब तुम्हें क्या करना है कि इसमें नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6। तो अब तुम इसका अगर नाम लिखोगे, नाम लिखोगे तो क्या लिखना है तुमको, ये डबल बॉन्ड क्या है, ये जेड है। बस ये जब लिखना है तो ये भी तुमको बताना है कि जेड है। तो और बाकी सब नॉर्मल। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो पहले इसका नाम क्या लिखूंगा, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल हेक्स, हेक्स 2 इन, 2 इन 1 अल। सीएचओ के लिए क्या लगाते हैं, अल। लेकिन अब तुम्हें उसमें जेड लिखा है तो जेड के बारे में भी बताना है तुमको। तो क्या लिखेंगे, जेड, जेड। इसके बाद 5 मिथाइल, तो जेड 5 मिथाइल, ये लो, जेड 5 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन है, तो हेक्स
टू इन, हेक्स टू इन, और वन अल। तो तुम जानते हो वन तो छोड़ भी सकते हो या फिर नहीं भी आप लिख सकते हैं वन, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया, छोड़ दिया, और ये रहा अल। तो ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया है ना, तो कोई इसमें इतना कठिन बात तो है नहीं। आइए एक और आईयूपीएसी नेम है, जरा उसको भी देखते हैं। ओके, तो वंस ए मिनट, एक और आईयूपीएसी देखते हैं। तो 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में ही दो दिए गए हैं आईयूपीएसी, तो मैं एक तुमको बता दिया, ऐसे ही सेकंड नंबर। तो जो सेकंड नंबर है, ये है सेकंड नंबर, ये हो गया वन, और ये है तुम्हारा ए, ये था तुम्हारा ए, और ये रहा बी। बी में देखते हैं जरा क्या है। बी में लिखा गया CH3 C और PH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर से इधर C, CH3 CH3, और इधर रहेगा तुम्हारा CH2 CH2 और CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो अब तुम्हें इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। कैसे, आइए देखते हैं। नंबरिंग तुमसे हम कहेंगे कहां से करोगे, तो पहले अच्छा वो निकाल लेते हैं इसका। तो ये देखिए, और यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर इसका फिनाइल का ज्यादा है, और यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ज्यादा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ज्यादा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया तुम्हारा, जेड, तो ये भी जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन, तो पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो तुम। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ कितने की है, 8 कार्बन एटम की है पेरेंट कार्बन चेन। आइए फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबरिंग किधर से करोगे, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो उनको प्रायोरिटी देंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो इधर से तो 2 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, और इधर से 1 नंबर पे मिलेगा। तो आइए नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 and 4 and 5 इज आफ्टर दैट 6 7, और ये रहा 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। और अब हम यहाँ पे करेंगे, तो 7 पे फिनाइल लगा हुआ है और 6 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। और जेड, भाई ऐसा है कि अगर दो तीन डबल बॉन्ड होते, तो जहां पे वो डबल बॉन्ड लिख रहे उसी के बगल में लिखते कि जेड है कि ई है कि जेड है। लेकिन यहां जैसे इस क्वेश्चन में था एक ही डबल बॉन्ड है, तो सीधा हमने यही लिख दिया जेड। अदरवाइज क्या करते, अदरवाइज जैसे हेक्स टू इन लिखा, तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख देते क्या है वो इन, वो जेड है, ये बात को लिखते। ओके, तो फिलहाल यहां पर अगर हम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे, तो ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन जेड है, तो मैंने यहां पर जेड लिख दिया, और जेड के बाद 7 फिनाइल, तो 7 फिनाइल, और 6 मिथाइल, तो 6 मिथाइल पहले आएगा, तो 6 मिथाइल, ये लो 6 मिथाइल, और 7 फिनाइल। भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले लिखोगे ना, तो 6 फिनाइल, सॉरी 6 मिथाइल और 7 फिनाइल। अब 8 कार्बन एटम की चेन है, तो ऑक्ट, उसके बाद 6 इन, तो ये लो 6 इन, इन, और फिर ई हटा करके 1 1 छोड़ देते हैं, तो ये लो आयन। क्या समझ गए बात को, तो 6 इन 1 आयन, बस यही हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को बता सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या है। और ये जो क्वेश्चन है बस हो गए, तो इसको INCHO 2008, INCHO है ना 2008 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है, और बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। ओके, आइए इन्होंने और एक क्वेश्चन कहा था, जरा उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ठीक है, तो तुम इसको नोट डाउन करो, फिर मैं उसको भी कराता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को कराते हैं।
ओके, चलिए। इसके बाद विच ऑफ द, तो ये भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इज ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पेयर है, ये तुमसे कहा गया है यहां पर। ओके, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में पहले लिख देता हूं। तो ऑप्शन जो ए में है वो क्या है, दिस एंड हियर CH3 एंड हियर दिस एंड दिस। मतलब क्या मजाक कर दिया एकदम जो है ओलंपियाड वालों ने भी। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। अब तुमसे कहा कि इसमें से कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के एग्जाम्पल हैं। तो हालांकि अभी मैं और लिखूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है ये स्ट्रक्चरल का एग्जाम्पल है? इतना आसान क्वेश्चन। अरे भाई यहाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया है तो दे विल नॉट बी दे एनी टाइप ऑफ द आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल की तो बात छोड़ दो, वो किसी भी टाइप के आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसी टाइप के आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है इसलिए। ओके, क्योंकि यहाँ कितने कार्बन है 7 और यहाँ कितने हैं 6। आइए बी पॉइंट पर आते हैं। बी ऑप्शन देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, Cl, और ये रहा Cl। ओके, और साथ ही साथ में एक और इन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ है, और यहाँ पर Cl, और शायद यहाँ Cl है, एक सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो ये Cl। अब देखिए ये एग्जाम्पल, आप इससे तुम्हें और आसान क्या चाहिए। ये एग्जाम्पल इतना इतना सिंपल हो गया है कि ये बिल्कुल, मतलब क्या कहोगे इसको, कि ये जो है बहुत ही बच्चों वाला एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आइए सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर पे देखते हैं, दिस CH3 एंड ये रहा दोबारा, और ये रहा ऑक्सीजन, और यहां पर CH3। ये लग रहा है कि स्ट्रक्चरल का एग्जाम्पल है। क्यों? तुम समझ गए होगे, हेट्रो एलिमेंट के साथ मिथाइल की पोजीशन चेंज है। नंबरिंग करके देख लीजिए आप। तो यहाँ पर 1 हेट्रो एलिमेंट से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। और यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3, 3 नंबर पे। यहाँ 4 नंबर पे मिथाइल है, यहाँ 3 नंबर पे है मिथाइल। तो इसका मतलब इन दोनों की प्रायो, इन दोनों का, ये दोनों आइसोमर्स, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही, पोजीशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल भी हो गए हैं। और साथ ही साथ में अगर हम डी ऑप्शन देखेंगे, तो आइए डी ऑप्शन में देखते हैं। ये रहा और ये रहा। ओके, ये तो ये रहा CH3 और ये रहा CH2, और दूसरा एंड ये रहा, और CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों में देख लो, तो ये दोनों, देखना क्या, ये दोनों तो सेम ही एग्जाम्पल है। क्या बात करते हो यार, ये दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं, सेम है। तो ये जो है एग्जाम्पल सेम हो गए हैं, इसलिए ये जो है अलग हो जाएगा चीज तुम्हारा। तो ये हो गया। ओके, और ई नंबर एक और ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ, मैं जरा उसको भी बना दूं। तो ई नंबर कहाँ बनाऊं मैं, चलिए यहीं बना देता हूं ई नंबर। ठीक है, तो ई नंबर पे क्या है कि दिस एंड डबल बॉन्ड, और ये रहा CH3। ओके, एंड हियर दिस एंड दिस एंड डबल बॉन्ड और दिस। तुम देख रहे हो, मतलब लिखते ही समझ में आ गई ये एग्जाम्पल। अरे भाई ये दोनों सेम एग्जाम्पल है, इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब सेम, सॉरी सेम तो नहीं है, मतलब इन्होंने कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, लेकिन ये स्ट्रक्चरल, हाँ सेम ही है। ये तो जो है तुम्हारा, सही पूछो तो ये तो जीआई भी शो नहीं कर रहा। मुझे पहले क्या लग रहा था कि ये दोनों जीआई है, लेकिन इसलिए जीआई नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए हैं। तो सेम हो गए तो फिर ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सी है।
बाकी फिर से आप एक बार देख लें, ये दोनों कोई भी आइसोमर्स नहीं है ना, नो आइसोमर्स ये दोनों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, तो ये नो आइसोमर्स, तो इसका मतलब ये कोई आइसोमर्स नहीं है। ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों तो सेम ही है बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड तो दोनों सेम ही बने हुए हैं ना। तो कंपाउंड जब सेम बने हुए हैं, और हालांकि इसमें और भी टाइप का आइसोमर्स है, इसमें कौन से टाइप का आइसोमर्स है पता है तुमको? ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, तो ये आगे देखेंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के एग्जाम्पल है। तो फिलहाल स्ट्रक्चरल का नहीं है, स्ट्रक्चर का मतलब है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन, बस यही होना चाहिए। तो ये नहीं है, वो दोनों सेम कहें, या फिर एक काम करते हैं, ऐसे कहते हैं इन दोनों को कि सेम नहीं है, ये स्टीरियो में चले जाएंगे। किस में जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। फिलहाल अपना इतना देखिए कि ये क्या हो गए, स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये तुम्हारे कैसे हो गए, ये स्ट्रक्चरल हो गए, पोजीशन के हो गए, एक सेकेंड, तो ये हो गए तुम्हारे स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और यहां पर ये दोनों अगर तुम देखोगे तो ये दोनों तुम्हारे सेम हो गए। यहां पर ये दोनों क्या है, इधर भी जीआई भी शो नहीं करेंगे, ना तो जीआई यूनिट है और ना ही यहां पर ओआई यूनिट है, क्योंकि ये ग्रुप अभी ओआई तुमने देखा नहीं है। ई नंबर में देखेंगे यहां पर, तो ये भी तुम्हारे जो है ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गए, तो यहां पर भी तुम जो है कोई ज्योमेट्रिकल वगैरह नहीं है, तो ये हो गए तुम्हारे सेम। तो ये भी तुम्हारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चरल के पार्ट जो है तुम्हारे, ये स्ट्रक्चरल के पार्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल का पार्ट केवल एक ही है। तो यही आंसर जो है करेक्ट हो गया। ये आया था ICHO 1994, ICHO 1994। ओके, तो इस तरीके से तो ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, तो इसमें आप समझ के बता सकते हैं। तो इन इन चीजों को आप देखिए, और फिर इसके बाद, एक मिनट, तो इन चीजों को आप देखिए, और आपने देखा कि यहाँ पर कैसे मतलब ओलंपियाड के क्वेश्चन कितने आसान हैं या कठिन है, जो भी है हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारे लेवल से कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चन है उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बाद में, अभी ऑप्टिकल पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये तुम देख सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी बहुत कठिन बात नहीं है। तो ये हो गया अपना, और अब हम नेक्स्ट टर्न पर जो है स्टार्ट करेंगे, वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल तक पार्ट हम पूरा कवर कर चुके हैं, और अब बात करेंगे आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, ओके।